और सातवें चरण का चुनाव बसपा के बागियों की अग्नि परीक्षा है। इसमें बसपा के ऊपर जहां दबाव है कि वो उन बागियों को सबक सिखाए, तो उन बागियों पर दबाव है कि वो जीत करके ये बताएं कि चुनाव जीतने के लिए वो बसपा पर आश्रित नहीं है, ना कभी थे। 5 चरणों का चुनाव कल निपट गया। बचे 2 चरणों की कई सीटों पर बागियों की, जो बसपा के बागी हैं, उनको हम कह रहे हैं कि ये उनकी अग्नि परीक्षा है और बसपा पर भी जाहिर रहेगा कि जवाबी कार्यवाही का दबाव है। इसमें सबसे बड़े नामों की बात करें तो इसमें हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी हैं, जिनकी अब अदावत बसपा के साथ साथ भाजपा के साथ पुरानी है। और हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बसपा के एक वक्त पर देखे जाते थे। दूसरे हैं बसपा के ही ब्राह्मण एक और नेता और अंबेडकर नगर से सांसद हैं, उनके बेटे और पूर्व में बसपा के विधायक रह चुके हैं राकेश पांडे। वो भी अब सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इसके अलावा रामचल राजभर और 6 बार के विधायक लालजी वर्मा, जिनसे मायावती आजकल कुछ ज्यादा ही खार खा रही हैं और उनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़वा रही हैं अपने प्रत्याशी को। ये तमाम नाम शामिल हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये बसपा के लिए एक नए तरीके की अग्नि परीक्षा क्रिएट कर रहे हैं 6वें और 7वें चरण के चुनाव में। फिर उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 6वें और 7वें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटों पर चुनाव है, जिसको कहा जाता है कि वो फाइनल मुहर लगाता है कि कौन सत्ता में निकल जाएगा आगे। कई लोग होते हैं जो 5 चरणों तक थोड़ा बहुत आगे चल रहे होते हैं, आखिरी के 2 चरणों में पीछे रह जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कई पार्टियों के अंदर और कई बार ऐसे समीकरण देखने को मिले हैं कि आखिरी की इन 110-12 सीटों पर आकर के समीकरण बहुत तेजी के साथ बदल जाते हैं। और ऐसे में हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की बात इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में बसपा ने जो प्रदर्शन किया सो किया, लेकिन उस वक्त उसके प्रदर्शन की इतनी चर्चा नहीं हो रही थी। बसपा वालों को न भाजपा वाले गंभीरता से ले रहे थे, ना सपा वाले, कुछ ज्यादा बात नहीं हो रही थी। माना यह जा रहा था कि चुनाव सपा और भाजपा के बीच में लड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अवध में पहुंचे, अवध से पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं, तो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाबले कई जगहों पर त्रिकोणीय नजर आ रहे हैं। ऐसे में बसपा की बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि उसके पास 25% वोट बैंक अपने आप रखा हुआ बसपा के पास है और अगर आगे नंबर बढ़ाती है तो बसपा मजबूत स्थिति में आती हुई नजर आएगी, वो अलग बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बसपा के बागियों की। बागी हर पार्टी के लिए समस्या होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आखिरी के 2 चरणों में साख किसी की दांव पर लगी है तो वो है बसपा के दल बदलुओं की। और सामने बसपा के लिए भी चुनौती है, लेकिन ज्यादा दांव जो लगा है साख वो बसपा के दल बदलुओं की है। वो दल बदलू जो बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले कुछ प्रमुख नामों की बात करें तो इसमें रामचल राजभर हैं, लालजी वर्मा हैं, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी हैं और खुद राकेश पांडे हैं, जो एक वक्त पर बसपा के मजबूत चेहरे हुआ करते थे अंबेडकर नगर इलाके में। और अंबेडकर नगर वैसे भी बसपा की जो है मजबूत मानी जाती है, सीट जो मानी जाती है। और बसपा के 3 बड़े बागी जो है वो अंबेडकर नगर जिले की 3 अलग अलग सीटों से मैदान में हैं। इनमें राकेश पांडे हैं, रामचल राजभर हैं और लालजी वर्मा है। अंबेडकर नगर जिला हमेशा से ही बसपा का मजबूत गढ़ रहा है, नाम भी कुछ इसी तरीके से रखा गया था। और इसके अलावा मायावती ने अंबेडकर नगर में काम भी काफी अच्छा किया था अपनी सरकार के दौरान। इस दौरान यहां मेडिकल कॉलेज बनवाने की भी काम किया गया था और इसके अलावा अंबेडकर नगर में मायावती ने मजबूत काम किया, बढ़िया काम किया। लालजी वर्मा वहां पर सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। राकेश पांडे, मतलब कि राकेश पांडे एक ऐसा चेहरा थे कि 2019 में उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबेडकर नगर में इन लोगों का चेहरा कितना मजबूत रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी बसपा ने जलालपुर और अकबरपुर, कटहरी इन 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करी थी, जो कि साफ ये बताता है कि अंबेडकर नगर में कितना बसपा मजबूत रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने आपको पहले ही बताया कि बसपा के रितेश पांडे यहां से जीते थे भाजपा की लहर में। और 22 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं के पिता, रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे बसपा छोड़ करके सपा में आ गए हैं और जलालपुर सीट से मैदान में है। जलालपुर सीट जहां की ब्राह्मणों का
का बोलबाला माना जाता है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय माने जाते हैं और उसी के आसपास अन्य जातियां, कई जातियां भी मानी जाती हैं। और राकेश पांडे वैसे तो दल बदलू हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से वो बसपा में लगातार शामिल थे और बसपा के मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए थे। साल 2002 में पहले सपा से वो विधायक रह चुके थे, उसके बाद बसपा में आते हैं, बसपा में अच्छा खासा उनको इज्जत मिलती है और तमाम चीजें होती हैं। अब देखना दिलचस्प है कि राकेश पांडे जब समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं और बसपा के अब दल बदलू बागी हो गए हैं, तो वो सपा को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम जिसकी चर्चा करेंगे वो है रामचल राजभर। बसपा के बहुत बड़े नेता रहे हैं, एकदम तगड़े वाले नेता रह चुके हैं और इस बार जो है अकबरपुर सीट से सपा के टिकट पर वो ताल ठोक रहे हैं। ऐसा क्या उनके अंदर बदल गया कि वो लगातार 6 चुनाव बसपा से इसी सीट पर जीतने के बाद 7वीं जीत के लिए समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। अगर वो मजबूत जितने हैं, और मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, तो नाम सुन करके और तमाम चीजें देख करके समझा जा सकता है कि वो आराम से बसपा के टिकट पर भी चुनाव जीत सकते थे। लेकिन इस बार वो सपा में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि एक तरीके से सपा के बारे में कहा जा रहा है कि अगली सरकार सपा बनाने जा रही है, वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उसी लालच में जैसे कई नेता आए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हो, उनके साथ 10-12 विधायक आए, उसी कड़ी में ये भी रामचल राजभर भी यहां पर शामिल होते हैं और ओम प्रकाश राजभर इधर संभाल रहे हैं। और रामचल राजभर अगर सपा में आ जाते हैं तो एक तरीके से सपा को मजबूती मिलती है। लेकिन सवाल यही है कि 6 बार जिस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीते हैं, जिस पार्टी के चेहरे के तौर पर वो इस इलाके में जाने गए, क्या अब सिंबल बदलने के बाद, हाथी के बाद साइकिल का सिंबल अगर वो लेते हैं, तो क्या जनता साइकिल पर वोट करेगी? इसके अलावा सपा ने उनको इस बार कटहरी से मैदान में उतारा है। पिछली बार इसी सीट पर वो सपा के टिकट पर जीते थे। इसके अलावा एक और सीट जो इतनी ही हाई प्रोफाइल मानी जाती है और जिसकी चर्चा गोरखपुर से लेकर के अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा जाए तो एक हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर होती है चिल्लूपार सीट। एक तरीके से अगर यहां का राजनीतिक इतिहास देखें तो एक अलग है, मतलब कि मजबूत रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हाथा और मठ की एक तरीके से लड़ाई चलती है, एक तरीके से योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के बीच की जो एक तरीके से रिफ्ट देखने को मिलती है, वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से चिल्लूपार सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं उसी इलाके से आने वाले, और चिल्लूपार सीट पर एक तरीके से हरिशंकर तिवारी के दबदबे को किसी न किसी तरीके से चुनौती योगी आदित्यनाथ दिया करते थे, अब उनके सामने चुनौती बदल गई है। पहले हरिशंकर तिवारी बसपा से थे, ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे थे पूर्वांचल में, पूर्वांचल की पूरी ब्राह्मणों की राजनीतिक दशा दिशा तय करने की हैसियत रखते थे हरिशंकर तिवारी एक वक्त में। हालांकि अब थोड़ा सा उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, चूंकि उम्रदराज भी हो गए हैं और अब उस तरीके की राजनीति का वक्त भी नहीं रहा है जिस तरीके की वो 80-90 के दशक में किया करते थे। अब जो हरिशंकर तिवारी हैं वो इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। पिछली बार बसपा से इसी सीट पर जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, तो यह चीज मानी जा सकती है कि उनको भी बसपा से यहां चुनाव जीतने से खास कोई रोक नहीं सकता था, कुछ खास उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही जो रामचल राजभर जो 6 बार के विधायक रहे, या राकेश पांडे जिनका एक तरीके से परिवार बसपा के साथ जुड़ा रहा है, और इसके अलावा लालजी वर्मा की भी यही हालत है, आगे बात करेंगे। उन्हीं की तरीके से विनय शंकर तिवारी भी इस बार समाजवादी पार्टी में इसी चक्कर में आए हैं कि संभवतः समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और जो खोई हुई ताकत है तिवारियों के हाथे की, वो एक बार फिर से वापस हासिल की जा सकेगी और वो इस सीट से चुनाव जीत करके पहुंच जाएंगे। इन तमाम नेताओं के सामने, मतलब चूंकि ये सभी इसमें से अधिकतर जो हैं वो वर्तमान विधायक हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी सीट बचाए रखना, और इसके अलावा उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि वो अपना कद बनाए रखने के लिए किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल सिंबल, किसी बड़े नेता के मोहताज नहीं है। वो खुद चुनाव जीत सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। तमाम नेता यही साबित करने के लिए कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। 3 मार्च और 7 मार्च को आखिरी के 2 चरणों की जो है वोटिंग होनी है। इसमें जो ये तमाम बागी नेता जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी किस्मत जो है, इनका परिणाम क्या होगा, ये ईवीएम में कैद होगा और 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। और सामने बहुजन समाज पार्टी के सामने यही चुनौती है कि वो किस तरीके से खास करके इन बागियों को ठिकाने लगाए और एक तरीके से चुनाव हराए, जिससे कि एक संदेश जाए कि बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में भी कमजोर नहीं हुई है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ अपनी राय बताएं कि क्या कुछ आपको लग रहा है, इन तमाम सीटों पर क्या कुछ हो रहा है, और इसके अलावा आप किस सीट से आते हैं, वहां के क्या हालचाल है, वहां कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे हो रहा है, और किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।